नमस्कार। हम लोग पहले कर चुके हैं विदाई संभाषण पाठ, जिसे कि पूरी व्याख्या सहित हम लोगों ने पूरा किया था, और अब बारी है इसकी प्रश्नावली की। तो आज मैं आप लोगों को इसकी प्रश्नावली समझाने का प्रयास करूंगी। पहले हम लोग अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे और इसके बाद कुछ एक इंटरनल क्वेश्चंस भी जो है मैं इसके आप लोगों को करवाऊंगी। तो पाठ्य पुस्तक से इस संबंध में मेरे पास कई बच्चों ने भी जानने की उत्सुकता दिखाई थी कि मैम हमें जो है इसके प्रश्न उत्तर आप लोग समझा दीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, शिव शंभू की दो गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। देखिए, आपको पता है कि पाठ में लेखक ने दो गायों की कहानी का वर्णन किया था और जिसके माध्यम से उन्होंने बताया था कि भारत में मनुष्य तो मनुष्य, पशुओं में भी जो है अपने साथ रहने वालों के प्रति लगाव हो जाता है। तो वे जो है स्वयं को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के बिछुड़ने पर भी दुखी होते हैं। यहाँ उन्होंने बताया कि भावनाएं मनुष्य की प्रधान होती हैं और जो शिव शंभू की मारने वाली गायें के जाने पर भी जो है दुर्बल गाय ने चारा नहीं खाया। हालांकि वो हमेशा ही अपना बल दिखाती थी उस दुर्बल गाय के ऊपर और उसे मारती थी, लेकिन जब वो चली गई तो उस मौके पर भी जो है दुर्बल गाय ने खाना नहीं खाया, उसे दुख हुआ। और यहाँ बिछुड़ते समय जो है वैर भाव को भुला दिया जाता है। विदाई का समय जो होता है वो बिल्कुल दुख अर्थात करुणा उत्पन्न करने वाला होता है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक ने शिव शंभू की दो गायों के माध्यम से ये बताया कि जब वायसराय यहाँ से जाने लगे तो हालांकि उन्होंने भारत की जनता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके जाने पर दुख हुआ था लोगों को। और यहाँ पर तो मनुष्य की तो बात छोड़िए, उन्होंने कहा भारतीय संस्कृति इतनी महान है, यहाँ के लोग इतने महान हैं कि मनुष्यों की तो बात ही क्या, यहाँ के पशु भी इतनी महानता रखते हैं कि अगर उनसे भी कोई बिछुड़ता है तो उन्हें दुख होता है और विदाई जब होती है तो करुणा का भाव उत्पन्न कर देती है। दूसरा प्रश्न है, 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ा कर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने ज़रा भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ किस ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया गया है? लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? यहाँ ये अगला प्रश्न है, तो ये पहले वाला किस की ओर संकेत किया गया है। तो देखिए, ये उस समय का वर्णन है जब बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना हुई थी। तो लेखक ने यहाँ बंगाल के विभाजन की ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत किया है। और लॉर्ड कर्जन जो थे वो 2 बार भारत के वायसराय बनकर आए और उन्होंने भारत पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थायी करने के लिए अनेक काम किए, ताकि जो है कभी भी यहाँ से अंग्रेज़ लोग डगमगा ना सकें, उन्हीं का ही वर्चस्व हो। और भारत में राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए उसने बंगाल विभाजन की योजना जो है वो बनाई। और कर्जन की इस चाल को देश की जनता समझ गई और उसने इस योजना का विरोध किया, लेकिन कर्जन ने अपनी जिद को पूरा किया और बंगाल के 2 हिस्से कर दिए, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं कि जब बंगाल विभाजन किया था वायसराय ने, कर्जन ने, तो उन्होंने जनता की एक भी बात नहीं सुनी थी और किसी प्रकार से भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया था लोगों की ओर। और जबकि यहाँ पर लेखक ने नादिर शाह का इन शासकों का वर्णन किया है कि जिन्होंने एक व्यक्ति के कहने पर भी संज्ञान लिया था घटनाओं के ऊपर। अगला प्रश्न है तीसरा, लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया? जी हाँ, क्या कारण थे? नंबर 1, तो कर्जन ने जो है वो बंगाल विभाजन लागू किया था और इसके विरोध में क्या हुआ था, सारा देश खड़ा हो गया था और कर्जन के द्वारा राष्ट्रीय ताकतों को ख़त्म करने का भी जो है प्रयास जो था वो विफल हो गया। उल्टा ब्रिटिश शासन की जड़ें हिल गई थी जब उसने बंगाल विभाजन की बात की और उसे लागू किया। और दूसरा, कर्जन इंग्लैंड में एक फौजी अफसर को वो अपनी इच्छा अनुसार जो है पद पर नियुक्त करवाना चाहता था, लेकिन उसकी सिफारिश को माना नहीं गया था और उसने इस्तीफे की धमकी से जो है काम करवाने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसका इस्तीफा ही मंजूर कर लिया। तो अगर ये पूछा जाए कि कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा, तो यहाँ पर आप 2 कारण बताएंगे। नंबर 1, कर्जन ने जो बंगाल विभाजन लागू किया इसके विरोध में जो है पूरा देश खड़ा हो गया था, और दूसरा कि एक फौजी अफसर को वो अपनी इच्छा अनुसार पद दिलवाना चाहता था, लेकिन वो उसे
नहीं मिल उसे उसने धमकी दी इस्तीफ़ा देने की, उसके अनुसार जब ये काम नहीं हुआ, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसके इस्तीफे को मंजूर कर दिया। उसको भ्रम क्या था कि शायद ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न, विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी और अब क्या हो गई। कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे, आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहता है कि कर्जन की जो थी वो भारत में काफ़ी शान थी। दिल्ली दरबार में भी उसका वैभव चरम सीमा पर था, और उनके दोनों की पति पत्नी जो की कुर्सी जो थी वो सोने की थी, और जो उसका हाथी होता था सबसे ऊंचा और सबसे आगे रहता था, और सम्राट के भाई का भी स्थान जो था इनसे नीचे था, दिल्ली के सम्राट का। और कर्जन के इशारे पर प्रशासन, राजा, धनी सब लोग उसी के इशारे से काम करते थे। और एक संकेत पर जो है बड़े बड़े राजाओं को भी ये मिट्टी में मिला दिया इसने, और अब अनेक निकम्मों को भी बड़े पद दिलवा दिए। वो सब कर्जन की इतनी ज़्यादा चलती थी, इतनी जो है इनकी शान थी। लेकिन इस देश में भगवान और एडवर्ड के बाद उसका स्थान था, मतलब जो उनका रुतबा था वो इस तरीके का था। लेकिन इस्तीफ़ा देने के बाद सब कुछ जो है वो ख़त्म हो गया था, और उसकी सिफारिश पर एक आदमी भी नहीं रखा गया, और ज़िद के कारण जो है उसका पूरा का पूरा वैभव जो वो नष्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद आपके अगला प्रश्न जो हम करेंगे, पांचवा प्रश्न जो है हमारा, अभी हम करेंगे इधर से। एक और है ये, इसमें देख लीजिएगा कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। आपके और यहाँ के निवासियों के बीच में कोई तीसरी शक्ति और भी है। यहाँ तीसरी शक्ति किसे कहा गया है, ये प्रश्न है। तो यहाँ तीसरी शक्ति से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है तीसरी शक्ति से? ब्रिटिश शासकों से है तीसरी शक्ति का अभिप्राय कि इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का राज था, और उन्हीं के आदेशों का पालन जो है वो वॉयसराय किया करता था। वह ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था, और कर्जन की जो नियुक्ति थी वो भी इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी। और जब ब्रिटिश शासकों को लगा कि कर्जन ब्रिटिश शासकों के हित नहीं बचा पा रहा, तो उन्होंने उसे हटा दिया, और उस समय कर्जन को भारत छोड़ने की आशा नहीं थी। तो देखिए, वो तीसरी शक्ति की केवल और केवल एक कर्जन ही नहीं था, बल्कि उस समय इंग्लैंड में रानी विक्टोरिया का जो राज था, उन्हीं के आदेशों का पालन जो है वॉयसराय भी किया करते थे। और अंत में जब उसने उन उद्देश्यों की पूरी नहीं की, तो उसके बाद उन्हें उससे शासन से हटा दिया गया। अब देखिए, कुछ एक और हमारे पास यहाँ पर पाठ के आसपास के प्रश्न भी हैं, तो एक बार उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा विचार विमर्श कर लेते हैं कि पाठ का यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। शिव शंभू नाम की चर्चा पाठ में भी हुई है। बाल मुकुंद गुप्त ने इस नाम का उपयोग क्यों किया होगा? जी, क्यों? क्योंकि जो शिव शंभू है काल्पनिक पात्र है, और जो भांग के नशे में डूबा रहता है, खरी खरी बात कहता है। यह पात्र अंग्रेज़ों की कुनीतियों का पर्दाफाश करता है। लेखक ने इस नाम का उपयोग सरकारी कानून के कारण किया। कर्जन ने प्रेस की अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था, और वह जो है वो बिल्कुल निरंकुश शासक था, डिक्टेटरशिप जिसे आप कहते हैं। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर लेने के हालात नहीं थे भारत के, लेकिन शासन की पोल खोलकर जनता को जागरूक भी करना था। अतः काल्पनिक पात्रों के जरिए अपनी बातें इच्छानुसार कहलवाई जाती थी। तो जो शिव शंभू है, वो जो पाठ का ये अंश हमारा है शिव शंभू के चिट्ठे, तो जो शिव शंभू है वो एक लेखक के द्वारा प्रयोग किया गया काल्पनिक पात्र है। दूसरा प्रश्न है, नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। लॉर्ड कर्जन के संदर्भ में क्या आपको यह बात सही लगती है? पक्ष या विपक्ष में तर्क दीजिए।
जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप पूछेंगे तो मेरा विचार यही है कि बिल्कुल सही, क्योंकि कर्जन के संबंध में हमें ये बात बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि नादिर शाह भी एक क्रूर राजा था, उसने दिल्ली में कत्लेआम करवाया, लेकिन आसिफ जहाँ ने तलवार गले में डालकर उसके आगे समर्पण कर कत्लेआम रोकने की प्रार्थना की, तो तुरंत कत्लेआम रोक दिया गया। लेकिन कर्जन ने क्या किया? कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया और 8 करोड़ भारतवासियों की जब बार बार विनती करने पर भी उसने अपनी जिद नहीं छोड़ी। तो इस संदर्भ में अगर हम कहें कि कर्जन की जिद नादिर शाह से बड़ी है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वह तो नादिर शाह से भी अधिक क्रूर था और उसने जो है जनहित की उपेक्षा की। नेग्लेक्ट करना होता है उपेक्षा करना, और उसने जो जनहित था, जो जनमानस था, उसकी एक भी बात नहीं मानी इस संदर्भ में, बंगाल विभाजन के संदर्भ में। अगला प्रश्न है, क्या आंख बंद करके मनमाने हुक्म चलाना और किसी की कुछ न सुनने का नाम ही शासन है? इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए शासन क्या है, इस पर चर्चा कीजिए। जी हाँ, शासन होता क्या है भाई? शासन होता है सुव्यवस्था या प्रबंध। बिल्कुल तरीके से यह प्रबंध जनता के हितों के अनुसार होना चाहिए। कोई भी शासक अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता। और भारत जैसे, आप लोग अपने सिविक्स में भी पढ़ते होंगे कि भारत तो जो है वो क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर तो अगर कोई भी डिक्टेटरशिप हो चलाएगा, चलाने का प्रयास करेगा, तानाशाही करने का प्रयास करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो लंबे समय तक नहीं टिक सकता। तो कोई भी शासक जो है अपनी इच्छा से शासन नहीं कर सकता, और जिद्दी शासक के कारण जनता दुखी रहती है और जल्दी ही उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए कि लोकतांत्रिक देश में भी अगर कोई शासन जो है जनता को पसंद नहीं आया तो उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है। तो शासक को सभी वर्गों के अनुसार काम करना होता है और प्रजा को अपनी बात कहने का पूरा पूरा हक होता है। यदि इस शासन में कोई परिवर्तन करना भी हो तो उसमें प्रजा की सहमति ज़रूर होनी चाहिए। ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न। एक और मैं आप लोगों को यहाँ बात बता देना चाहूँगी कि 11वीं कक्षा में अभ्यास के अलावा कुछ एक बोधात्मक प्रश्न भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। इंटरनल प्रश्न जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो इस पाठ के कुछ एक मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आप साथ साथ इसे नोट कर सकते हैं। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा करना चाहूँगी। तो कृपया करके आप इन प्रश्नों को नोट कर सकते हैं साथ साथ। कर्जन किस लिए प्रसिद्ध थे? उनका भारत व इंग्लैंड में दिवाला कैसे निकला? कर्जन धीरता व गंभीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कर्जन ने काउंसिल में बंगाल विभाजन जैसा गैर कानूनी कानून पास करवाया। कन्वोकेशन में भारत विरोधी बातें कहीं और इससे इनकी घटिया मानसिकता का पता चल गया। भारत में इनका पुरजोर विरोध किया गया और उधर इंग्लैंड में इस्तीफे की धमकी से इनकी कमज़ोर स्थिति का पता चल गया और ब्रिटिश सरकार ने इनकी कमज़ोर हालत के कारण इनका इस्तीफा जो है वो मंजूर कर लिया। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। विदाई संभाषण पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। जी हाँ, यहाँ पर क्या प्रतिपाद्य है इस पाठ का कि विदाई संभाषण पाठ जो है वो वॉयसरॉय कर्जन जो 1899 से 1904 1904 व 1904 से 1905 तक 2 बार वायसराय रहे, उनके शासनकाल में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है ये पूरा का पूरा पाठ। और यह पाठ अध्याय जो है शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। कर्जन के शासनकाल में विकास के बहुत कार्य हुए, नए नए आयोग बनाए गए, लेकिन उन सब का उद्देश्य शासन में गोरों का वर्चस्व स्थापित करना और इस देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वाधिक उपयोग करना था। कर्जन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की चेष्टा की। वह सरकारी निरंकुशता का पक्षधर था, लिहाजा प्रेस की स्वतंत्रता पर भी उसने प्रतिबंध लगा दिया और अंततः काउंसिल में मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उसे देश विदेश जो दोनों जगहों पर नीचा देखना पड़ा और क्षुब्ध होकर, परेशान होकर उसने इस्तीफा दे दिया और वापस इंग्लैंड चला गया। तो लेखक ने यहाँ पर भारतीयों की बेबसी, दुख, लाचारी
और व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़ने की कोशिश की है। साथ ही यह भी बताने की कोशिश की है कि शासन के आताताई रूप से हर किसी को कष्ट होता है। जब अपनी हर क्रूरता पर शासन उतर आता है, कहते हैं ना अत्यधिक सर्वत्र वर्जयेत, अर्थात अधिकता तो हर चीज़ की बुरी होती है, तो वो हर किसी को कष्ट देती है, चाहे फिर वह सामान्य जनता हो या फिर लॉर्ड कर्जन जैसा वॉयसराय। और यह निबंध जो है ये भी उस समय लिखा गया है जब प्रेस पर पाबंदी का दौर चल रहा था। ऐसी स्थिति में विनोद प्रियता, चुलबुलापन, संजीदगी और नवीन भाषा प्रयोग एवं रवानगी के साथ ही यह एक साहसिक गद्य का नमूना भी है। इसके अलावा बोधात्मक प्रश्न में ये 2-3 प्रश्न और आपके महत्वपूर्ण हैं। केसर, जार और नादिर शाह पर टिप्पणियाँ लिखिए, ये पूछा जा सकता है। तो केसर जो थे, यह शब्द रोमन तानाशाह जूलियस सीजर के नाम से बना है और यह शब्द तानाशाह जर्मन शासकों के लिए प्रयोग होता था। जार, आप नोट करते रहिएगा कृपया करके इन चीज़ों को। यह भी जूलियस सीजर से बना शब्द है जो विशेष रूप से रूस के तानाशाह शासकों जो 16वीं सदी से 1917 तक के लिए प्रयुक्त होता था। इस शब्द का पहली बार बुल्गारिया शासक के लिए प्रयोग हुआ था। नादिर शाह, यह 1736 1736 से 1747 1747 तक ईरान का शासक रहा और तानाशाही स्वरूप के कारण नेपोलियन ऑफ पर्शिया के नाम से भी जाना जाता था। और पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली को नादिर शाह ने भी आक्रमण के लिए भेजा था। इसके बाद है राजकुमार सुल्तान ने नवरगढ़ से किन शब्दों में विदा ली थी, ये भी आपका बोधात्मक में आता है। तो जो राजकुमार सुल्तान का इसमें लेखक ने जिक्र किया है कि नवरगढ़ से उसने विदा लेते समय कहा था कि प्यारे नवरगढ़ मेरा प्रणाम स्वीकार ले, आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, तू मेरा अन्नदाता है, अपनी विपद के दिन मैंने तुझ में काटे हैं, तेरे ऋण का बदला यह गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, तो यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो और यहाँ की स्त्रियों को माता और बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न ले, और नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम ले और मुझे जो है जाने की आज्ञा दे। अगला प्रश्न आप लोग लिखिए, विदाई संभाषण तत्कालीन साहसिक लेखन का नमूना है, सिद्ध कीजिए। जी हाँ, ये है व्यंग्यात्मक भी है, विनोदपूर्ण भी है, चुलबुला भी है, ताजगी वाला गद्य भी है। और इन्होंने जब अंग्रेजी शासन की, जब कर्जन की पीड़ा, दी गई पीड़ा की चुभन का एहसास कराता है कि किस प्रकार उसने अपनी हदों को पार कर दिया था। और इससे यह नहीं लगता कि कर्जन ने प्रेस पर पाबंदी लगाई थी, बल्कि इसमें इतने व्यंग्य प्रहार हैं कि कठोर से कठोर शासक भी घायल हुए बिना नहीं रह सकता। इसे साहसिक लेखन के साथ साथ आदर्श भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय भले ही प्रेस पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए कि लेखक ने किस प्रकार व्यंग्यात्मक भरा ये गद्य लिखा था। उसके बाद कर्जन के कौन कौन से कार्य क्रूरता की सीमा में आते हैं। जी हाँ, नंबर 1, उसने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। नंबर 2, करोड़ों लोगों की विनती के बावजूद भी उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था। बताया था ना कि 8 करोड़ भारत की जनता ने जो है उससे विनती की कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उसने बंगाल के 2 भाग कर दिए। उसके बाद देश के संसाधनों का अंग्रेजी हित में प्रयोग, कि वो भारत में था और अंग्रेज़ों के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए उसने भारत देश के संसाधनों का प्रयोग जो किया वो अंग्रेज़ों के हितों के लिए ही किया था। और अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना, और वो शुरू से लेकर अंत तक उसकी एक सोच थी, उसका एक ध्येय था, एक लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पर भारत में भी अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित करना है। यहाँ साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, बोधात्मक प्रश्न और अभ्यास के भी प्रश्न और जो आपके अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न होते हैं उसके तहत आपको पाठ का गद्य दे दिया जाता है और उसी के आधार पर आप लोगों को उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। धन्यवाद।